नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में न्यूयॉर्क में हैं। और इसके बाद हम आज की खास चर्चा करेंगे कि विपक्षी एकता को लेकर कोशिशें जो हो रही हैं उसमें अपना अपना अलग अलग एजेंडा क्या है। अब केजरीवाल भी अपने एजेंडे को लेकर कूद चुके हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि गीता प्रेस को जो गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसको लेकर कांग्रेस की आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है कांग्रेस की, इस पर बात करेंगे। और फिर बात यह भी करेंगे कि पंजाब में अब पश्चिम बंगाल की तरह और बाकी कई अन्य राज्यों की तरह राज्यपाल जो हैं वो विश्वविद्यालयों के चांसलर नहीं होंगे, अब मुख्यमंत्री होंगे चांसलर। तो ये जो विवाद है अधिकारों को कम करने का, एक तरफ वहाँ अधिकारों को कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ जो दिल्ली में अध्यादेश है इसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, तो इस पर हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दुनिया भर में मनाया जा रहा है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का कर रहे हैं नेतृत्व। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक आंदोलन बन गया है योग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में जबलपुर में योग दिवस के मुख्य समारोह का हुआ आयोजन। उपराष्ट्रपति ने कहा, योग हमारी संस्कृति का रहा है अहम हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने योगासन कर लोगों को योग के प्रति किया जागरूक। राष्ट्रपति ने कहा, पूरे विश्व के लिए भारत की एक महान सौगात है योग। सेना के जवानों ने भी किया योगाभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जोरदार स्वागत। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख लोगों से की मुलाकात। और सैफ कप में खिताब की प्रबल दावेदार मेजबान भारत का सामना आज होगा पाकिस्तान से। हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने वाली टीम इंडिया अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है इस मौके पर अपना एक वीडियो संदेश। और इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने जो खास बातें कही हैं वो हम आपको बताते हैं। कि इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज योग ग्लोबल स्पिरिट बन गया है, एक वैश्विक आंदोलन बन गया है योग। तो प्रधानमंत्री ने अपने इस खास वीडियो संदेश में बोला। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने इस वीडियो संदेश में कहा है कि ओशन रिंग ऑफ योगा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विशेष बना दिया है, यही इस बार का थीम है। तो ओशन रिंग ऑफ योगा का विचार योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। योग के जरिए अंतर्विरोध को खत्म करना है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। पीएम मोदी ने यह खास तौर पर बात कही है। इस साल भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से भी ज्यादा देशों का एक साथ आना अपने आप में ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री ने यह जिक्र किया है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया, तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ऐतिहासिक समारोह में अनोखे योग सत्र का नेतृत्व करने वाले हैं पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद। ऐतिहासिक समारोह में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी और दुनिया भर के राजदूत और प्रमुख व्यक्ति हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन यहां पर भी राजनीति है। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ट्वीट कर दिया कि योग को लोकप्रिय बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रेय जाता है।
लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठ गई। शशि थरूर ने जवाबी ट्वीट में दिया मोदी सरकार को श्रेय, कहा हमें मौजूदा सरकार को भी योग को लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय देना चाहिए। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो संदेश दिया है, उस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि भारत के आह्वान पर दुनिया भर के 180 देशों से भी ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को रिकॉर्ड समर्थन मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। तो जैसा कि हमने बताया कि दुनिया भर में धूम है योग की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा ट्वीट किया गया है जिससे कि राजनीति दिखाई पड़ती है, लेकिन जवाब शशि थरूर ने ही अंदर से ही, कांग्रेस के अंदर से ही दिया है। उनके ट्वीट को देखिए कि शशि थरूर ने, वास्तव में हमें पीएमओ, विदेश मंत्रालय और सरकार सहित उन सभी को भी स्वीकार करना चाहिए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर योग को पुनर्जीवित किया और लोकप्रिय बनाया। जैसा कि मैंने दशकों से तर्क दिया है कि योग दुनिया भर में हमारी सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे मान्यता प्राप्त होते देखना बहुत अच्छा है। तो ये शशि थरूर ने जो ट्वीट किया, दरअसल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही सिर्फ श्रेय दिया था, तो उसी के जवाब में ये आईना दिखाने का काम शशि थरूर ने किया है। और अब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से हमारे संवाददाता और यूं कहें कि सीनियर सलाहकार संपादक हमारे अशोक श्रीवास्तव, और साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत राजगोपालन सर। मैं अशोक जी से शुरुआत करता हूं। अशोक, दुनिया आज एक अलग अंदाज में भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसे न्यूयॉर्क से और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से देखने जा रही है। क्या खास तैयारी इस मौके पर आप वहां पर अमेरिका में देख रहे हैं? क्योंकि गजब का उत्साह वहां पर भारतीय मूल के लोग हों या फिर अमेरिकी मूल के लोग हों, उनमें देखा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप कैसा नजारा देख रहे हैं अशोक? लालचंद, सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आप उत्साह की बात करेंगे तो मैं आपको उसका एक छोटा सा अपने निजी अनुभव से शुरुआत करता हूं। जब मैं 3 दिन पहले यहां पहुंचा तो तब से लेकर अब तक कम से कम यहां पर पूरे अमेरिका में मेरे जितने संपर्क सूत्र हैं, जब उनको मालूम पड़ा तो अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से कम मेरे पास जो है ना 15 से ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी हैं कि सर रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था 1 हफ्ता पहले, क्या आप हमें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी तरह से एंट्री दिलवा सकते हैं? तो आप ये देखिए कि 1,000 माइल दूर से, 1,500 2,000 माइल दूर से लोग अपना पैसा खर्च करके, अपने हवाई टिकट करा के, अपनी गाड़ियों से यात्रा करके यूएन पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि योग जो है, भारत के योग की जो चमक जो है फैली है, उसको वो यहां पर जो है उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग हम इतने आगे तक ले आए हैं आज कि आज दुनिया के सभी देशों में जो है योग मनाया जाता है, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री के साथ योगा करें, ये जो भाव है यहां पर लोगों में। और सिर्फ मैं भारतवंशियों की बात नहीं कर रहा हूं, जब कार्यक्रम होगा तो उसमें यूएस के, अमेरिका के कई सेलिब्रिटीज आपको नजर आएंगे, क्योंकि देखिए ये योग जो है धीरे धीरे जो सेलिब्रिटीज हैं उनको लेकर के यहां पर अमेरिका में जो अपर क्लास है, यहां पर जो है, जो बॉलीवुड में, माफ कीजिएगा, जो हॉलीवुड में और जो बाकी जो
अलग अलग क्षेत्र में, चाहे अलग अलग सीईओ हो, अलग अलग कंपनी से जुड़े हो, उन सबके मन में जो है योगा को लेकर एक बहुत पॉजिटिव सोच है। और ये भी बता दूं मैं लालचंद की सिर्फ ये कार्यक्रम क्योंकि यूएन में हो रहा है, यूएन में तो आधिकारिक रूप से बड़ा कार्यक्रम होगा, अलग अलग हिस्सों में इसको सेलिब्रेट करने के लिए अभी मैं यहां से 2 माइल दूर जो है अभी कुछ ही देर में हमारी टीम वहां पहुंचेगी, तो वॉशिंगटन में भी करीब करीब 100 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जो एक जगह जमा होंगे और योगा डे को इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो गजब का उत्साह यहां पर है वो देखते ही बनता है। अब इसको जो है कोई आज के जो है कुछ साल पहले तक सोच भी नहीं सकता था कि योग को सेलिब्रेट करने का भी कोई इस तरह से हो सकता है, योग को लोग लेकर के लोगों में ऐसा उत्साह होगा। जी लाल, मैं लौटता हूं आपके पास और जरा रोक करता हूं राजगोपालन सर का। राजगोपालन सर, देश और दुनिया में योग की धूम है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का एक ट्वीट आता है, जवाहरलाल नेहरू को श्रेय देते हैं, लेकिन आईना दिखाने का काम भी शशि थरूर ही कर देते हैं। ये मतलब लगता नहीं कई बार कि कांग्रेस, जिसको कहते हैं कि बेमौसम का कई बार राग अलापती है? लालचंद जी आपको नमस्कार, अशोक को भी नमस्कार। अशोक से हम लोग बहुत इतना दूर से बैठे हैं, वो वर्णन करते हैं, लेकिन उस वर्णन से भी हम आगे बढ़ेंगे। वो इतना दूर होगा लेकिन हम इसे वर्णन करेंगे। ऐसे देखते जाइएगा, जो राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी का जो बयान तो बराबर आते रहते, लेकिन कांग्रेस में तो फुट हो गया है एकदम। शशि थरूर ने अनशंट लिख रहे थे, लेकिन इन्होंने एकदम सच्चाई आदि बाहर लेके आ गया। कल गीता प्रेस के ऊपर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण ने उसको ठोका है। लेकिन कांग्रेस टूट रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस को अंदर मतभेद है। कांग्रेस के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे का कंट्रोल है नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग जो ट्वीट करते जा रहे हैं। मुझे लगता है जैसे प्रधानमंत्री ने राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति भाषण का जवाब देते टाइम पर जो कांग्रेस को बोल रहे थे, एक मुगाबरा को भी कोट किया था, आपको पैर को नीचे से जमीन खसक रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा है। लेकिन वो उदाहरण है शशि थरूर का ट्वीट। शशि थरूर का ट्वीट ये इस वक्त बिल्कुल कांग्रेस में दो चिंतन है, कांग्रेस में टूट पड़ गया है, वो बिल्कुल अच्छा सा दिखला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेहरू का श्रेय दे रहे, सब तो नेहरू का है, एवरीथिंग नेहरू है, लेकिन ये नेहरू क्यों सरदार पटेल का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, अंबेडकर का भूल गया था? उस टाइम पर सिर्फ नेहरू 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 था, हिस्ट्री को बदल गया था कांग्रेस लोगों ने। लेकिन अभी नेहरू के बारे में कांग्रेस ने ट्वीट करने के बाद मिस्टर शशि थरूर का ट्वीट स्वागत की पात्र है, ये मुझे लगता है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। दूसरी चीज है योगा का रजिस्ट्रेशन के बारे में अशोक श्रीवास्तव ने कहा था, लेकिन मुझे लगता है बीडन का डिनर में भी भीड़ बहुत हो गया। ठीक है, उसमें भी इनविटेशन चाहते हैं बहुत सारे। नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ लेने आ गया है मिस्टर बीडन ने। ये सारा अशोक ने और भी कुछ कहानी सुनाएगा। एलन मस्क ने बोला है कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। अशोक, खास तौर पर जब ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जब संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजन हो रहा है, ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे, कौन कौन से प्रमुख ऐसे नाम हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो इस अवसर पर वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और इस ऐतिहासिक का क्षण का गवाह बनने वाले हैं? देखिए लालचंद, मैं उसके बारे में उसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है ना वो बहुत कई सेलिब्रिटीज ने कराया है। लेकिन अब वहां पर जो व्यवस्था है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि वहां पर जो है ये सुबह सुबह का वक्त है, कितने लोग वहां पर पहुंच सकते हैं ये देखना, क्योंकि मैं जितना मैदान की जितनी कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन मैं एक बात जो है, मैं जो अभी डिस्कशन चल रहा था उसमें मैं इंटरेस्टिंग बात आपको जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वहां पर योग कर लेंगे, योग करने के बाद जब वॉशिंगटन में आएंगे और वो राजकीय मेहमान होंगे, तो बहुत संभव है कि कांग्रेस ये भी ट्वीट कर दे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर अमेरिका ने राजकीय मेहमान के तौर पर बुलाया है तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी उससे पहले राजकीय मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन लालचंद, ये समझने वाली बात है कि 75 साल में, आजादी के 75 साल में भारत और अमेरिका के रिश्तों को नरेंद्र मोदी किस मुकाम पे लाए। आप इसको समझिए कि 75 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमेरिका ने
पहले राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया था, और वो भी तब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को बाकायदा खतरे में डालकर यूएन के साथ जो है एक जो है परमाणु समझौता हस्ताक्षर किए थे। जी, उस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके पहले चाहे वो पंडित नेहरू हो, आज कांग्रेस कह रही है भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनका सम्मान उस हिसाब से उन्होंने भारत को जो दिशा दी वो ठीक है, लेकिन पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस के लोग यहाँ पर खुलकर कहते हैं कि जो इन तीनों में से किसी को भी राजकीय अतिथि का दर्जा जो है कभी यूएस ने नहीं दिया। तो ये सब चीजें योग को लेकर मुझे लगता है जिस तरह की एकता यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल लालचंद ये है कि 180 देश यूएन में कभी भी किसी भी मुद्दे पर ऐसी एकता दुनिया के देशों में नहीं हुई। तो जिस मुद्दे पर दुनिया के एक देश एकजुट हो सकते हैं, उस मुद्दे पर कांग्रेस भारत सरकार के साथ क्यों नहीं खड़ी हो सकती, ये सबसे बड़ा सवाल है लालचंद। बिल्कुल ये सवाल बनता है और यही सवाल मैं आर राजगोपालन सर के पास ले जाता हूं। राजगोपालन सर, जिस तरह से कि योग दिवस के प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर शुरुआत होती है, रिकॉर्ड समर्थन मिलता है और वो समर्थन पिछले 9 सालों में बरकरार है दुनिया भर में, लेकिन अपने यहां ही अगर उस समर्थन में कमी दिखाई पड़ती है तो सवाल तो उठता है। राजगोपालन सर, ये सवाल इसीलिए उठता है, मोदी तो मुमकिन है, हाँ, वो सारा लोग पता लग गया उसको। दूसरी चीज है, अशोक श्रीवास्तव ने अच्छा से वर्णन किया है, लेकिन उसको वर्णन से एक स्टेप में आगे जाकर के मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अशोक से भी ओवरटेक करके मैं बोलूंगा एक चीज जरूर। 2014 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद सुषमा स्वराज का सहयोग से सारा लोगों को चिट्ठी लिख के जून महीने में एकदम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया था। उसको मैं किसी से जोड़ूंगा पता आपको, 2019 में जीतने के बाद आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था, जम्मू कश्मीर का स्वतंत्रता दिया था, उसी में जोड़ूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का 2 श्रेय है। एक तो 2014 में इंटरनेशनल योगा डे बनाया है, 2019 में जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 किया है, प्लस दैट मुझे लगता है नरेंद्र मोदी, आपने चीफ मिनिस्टर को दरमियान भी गुजरात का 2011 में उस टाइम पर भी योगा का योग दिन के लिए जो श्रेय दिया था गुजरात सरकार ने। देयरफॉर नरेंद्र मोदी का माइंड पर हमेशा ये जून महीने 21 तारीख योगा डे योगा डे योगा डे करके उनके मन पर ये को आ रहे थे। इसीलिए तो सुषमा स्वराज का उस टाइम पर विदेश मंत्री थी जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर इसको योगा डे को इंटरनेशनल किया है। इसीलिए तो 180 देश, नरेंद्र मोदी साहब का अभी वीडियो देखा था जो उस वीडियो में जिक्र कर रहे थे इंटरनेशनल डे का बनाने में यूएन का धन्यवाद करते हुए, लेकिन एक ही सेंटेंस में मैं समाप्त करूंगा, जरूर, मोदी है मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। और ये मुमकिन यहां से लेकर के और न्यूयॉर्क तक और पूरी दुनिया में ये मुमकिन दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आर राजगोपालन सर जुड़ने के लिए और अशोक आपका भी जुड़ने के लिए। और मैं ये भी समझता हूं कि इस समय जरूर वहां पर आधी रात के बाद का समय होगा, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े और उसके बाद आप जरूर जाएंगे योग दिवस समारोह में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की किरणें निकलनी शुरू हुई है, अभी बाहर अंधेरा है लेकिन सूरज की किरणें निकलनी शुरू हुई हैं और योग की तैयारी जो है पूरे अमेरिका में शुरू हो चुकी है। यही बात होता है सूर्योदय के साथ योग की तैयारी का। जरूर आप सूर्योदय के साथ वहां के योग में जरूर भागीदारी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव, हमारे सलाहकार संपादक, जुड़े थे वॉशिंगटन डीसी से, और आर राजगोपालन, और हमने चर्चा की कि किस तरह से ये योग दिवस जो है ये पूरी दुनिया भर में छा गया है, लेकिन फिर भी उस पर भी कुछ ना कुछ राजनीति हो जाती है। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे विपक्ष की राजनीति का, कि विपक्ष की राजनीति में एकता में सब अपना अपना कार्ड खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या नया कार्ड खेल रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे।
इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की जो खास चर्चा है उसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से विपक्षी एकता को लेकर के जो तैयारियां हैं, नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम में अरविंद केजरीवाल ने जान फूंकने की कोशिश की है। केजरीवाल ने सभी विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल पिछले 1 महीने से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें मिला नहीं है टाइम, लेकिन फिर भी सक्रिय हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल पटना में होने जा रहे विपक्षी एकता सम्मेलन में अपने अध्यादेश का मुद्दा टॉप एजेंडा में रखना चाहते हैं और इस पर कई दलों का, सभी दलों का, विपक्षी दलों का समर्थन चाहते हैं। केजरीवाल आगाह कर रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली मामले में अगर सफल हो जाती है तो फिर तो दूसरे राज्यों के अधिकारों में भी कटौती हो सकती है, यही डर वो दिखा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बात गोल कर जा रहे हैं, और वो क्या बात गोल कर रहे हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, बल्कि ये तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और जो दूसरे राज्य हैं वो पूर्ण राज्य हैं। उधर तमिलनाडु यात्रा पर जाने वाले नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्टालिन को मनाने के लिए भेज दिया था। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन समेत बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के पटना आने को लेकर सवाल बना हुआ है, संशय बना हुआ है, आएंगे भी या नहीं आएंगे। नीतीश कुमार अपनी विपक्षी एकता की मुहिम को संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 मानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का इस समारोह को लेकर अपना अलग एजेंडा है। ममता पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन से लड़ रही हैं, लेकिन पटना में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ बीजेपी हराओ अभियान में शामिल भी हो रही हैं। तो केजरीवाल इसे अपने लिए एक मौका के रूप में देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में अभी अभी उन्होंने कदम रखा है, लेकिन वो सबसे आगे वाली भूमिका चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। उधर पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित चुनावी माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दखल ने शांतिपूर्ण मतदान का रास्ता खोल दिया है और फैसले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सुरक्षा बल भेजने की व्यवस्था की है। लेकिन कई विपक्षी दलों के शीर्ष नेता इस मामले पर बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि उनको लगता है बोलेंगे तो एकता खतरे में पड़ेगी। बड़ा सवाल, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में, लेकिन इसे लेकर नीतीश लोगों को जेपी की याद तो दिलाते हैं, लेकिन बंगाल हिंसा पर खामोश है। वहां लोकतंत्र की क्या हालत है, इस पर खामोश है। कई राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है, लेकिन इसे विपक्षी एकता में बाधा बताया जाता है। तो कुल मिलाकर के 15 छोटी बड़ी पार्टियों ने अब तक हालांकि सम्मेलन में आने की स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन हर पार्टी अपने लिए केंद्रीय भूमिका चाह रही है। उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव सम्मेलन में जाने से पहले ही यूपी के 80 सीटों पर, यानी सारी सीटों पर अपनी दावेदारी का ऐलान कर चुके हैं। तो सवाल सम्मेलन के नायकों का नहीं, बल्कि उन खलनायकों को लेकर है जो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर अपना एजेंडा अलग से चला रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल और अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी एकता को लेकर ताजा क्या बोला है। अरविंद केजरीवाल ने और अधीर रंजन चौधरी ने। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगे इस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला, उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को खत्म करने के लिए, और मैं वहां सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो खत्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर खत्म किया जा सकता है। कल जब हमारे नेतागण ये दफ्तर में आई थी, जब ये
जो हमारा सिंबल वो जमा करने के लिए, तो उस समय उन पे खूनी हमला बोल दिया और इसके चलते हमारे सारे जो नेतागण तो काफी भारी घायल भी हो चुके थे और इसके साथ साथ ये दरिंदों ने हमारे सारे सिंबल छीनकर लूट कर चली गई। तो ये प्रतिक्रिया है विपक्षी नेताओं की और ये अंतर्द्वंद्व है इनकी। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए बहुत, और साथ में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि तमाम अंतर विरोधों के बीच चाहे जितनी भी केजरीवाल को कांग्रेस ने समय ना दिया हो, लेकिन अब केजरीवाल लगता है इसमें अपना कार्ड खेलने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत हो गए हैं और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बैठक को आयोजित करने में अब केजरीवाल चिट्ठी लिख रहे हैं सभी पार्टियों को कि आइए। यानी कि कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल घुसने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, नेतृत्व हासिल करने के लिए, एक बड़ी भूमिका के लिए, एक आगे की भूमिका के लिए। विनोद जी। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट पे आऊँ उससे पहले मैं आपको एक मशहूर जो एक बहुत चर्चित फिल्म का गीत भी है जिसकी चर्चा आप कह सकते हैं इस मौजूद में कि नायक नहीं खलनायक नहीं मैं नायक हूँ। जी जी। तो अब इसमें ये तय होना बाकी है कि इस विपक्षी एकता में कौन नायक है और खलनायक है। रही बात कि आज अरविंद केजरीवाल ने तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को ये रख दिया सामने में कि ये जो 23 तारीख को होने वाला विपक्षी एकता का समारोह है उसमें एजेंडा केजरीवाल का होगा और वो एजेंडा अध्यादेश का होगा। ये बात उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया है। तो आप इस बात को देख लीजिए कि किस तरह का ये विपक्षी एकता और उस एजेंडे को लेके बात नहीं आ रही है, जिसमें सीधे सीधे एक बात तो तय है कि केजरीवाल की तरफ से कि भाई ये एजेंडा अगर अध्यादेश पे आप करते हैं तो उसमें केजरीवाल का साथ है, अगर आप इस अध्यादेश पे उसका समर्थन नहीं करते हैं तो विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ जो अधीर रंजन की बात आप चला रहे थे वो आप बंगाल का, आप देखिए पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी हालत ये है कि टीएमसी के वो कह रहे हैं कि सारे गुंडों ने उनके नॉमिनेशन पेपर कैंडिडेट का उठा के ले गया और लोगों को मार पीट के भगा दिया। और उस टीएमसी के साथ में कल ममता बनर्जी वहां पटना आ रही हैं, लालू यादव से मिलेंगे और इसके बाद 23 तारीख की विपक्षी एकता में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठेगी। लेकिन उनका स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो किस तरह से टीएमसी और ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहे हैं। तो इतने कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में जो ये विपक्षी एकता का ये अब 23 तारीख को होने वाला है उसमें नीतीश जी को क्या मिलना है, ये एक बड़ा सवाल है। लाल जी, बिल्कुल, जिस तरह से ये सवाल उठ रहा है कि इतने लोगों का अपना अपना एजेंडा है तो नीतीश जी को क्या मिलेगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि एमके स्टालिन के पास नीतीश कुमार को खुद जाना था लेकिन वो नहीं गए और उन्होंने तेजस्वी यादव को भेज दिया? कहीं ना कहीं नीतीश जी भी थोड़ा सा उदासीन पड़ रहे हैं क्या? जिस तरह से बाकी पार्टियों की, बाकी नेताओं की, विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया रही है उसके मद्देनजर नीतीश जी का भी जोश थोड़ा कम होता दिख रहा है क्या विनोद जी? देखिए लाल जी, इसमें एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर की आप अगर इसमें चर्चा करें और उसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो जिस दिन पहले नीतीश कुमार यहाँ दिल्ली आके मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी तो उनके मुलाकात में ये तय हुआ था कि अरविंद केजरीवाल का जो अध्यादेश को लेके जो ये प्रस्ताव है उसमें कांग्रेस सपोर्ट करेगी और कांग्रेस के ये समर्थन के बाद ही अरविंद केजरीवाल से मिलने नीतीश कुमार गए थे। लेकिन अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना कर दिया कि हम अरविंद केजरीवाल से मेरा पॉलिटिकल कोई रिश्ता नहीं हो सकता जी। वही बात आप देखिए कि जब नीतीश कुमार को पहला गच्चा तो जैसे ही वो मिला था तो उसके दूसरे दिन से आप देखिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार अलग अलग सीएम से मिल रहे थे उसी तरह से अलग अलग सीएम से मिलने का अभियान केजरीवाल ने भी एक पैरेलल चलाया था। बिल्कुल। और आपको याद होना चाहिए कि इस तरह से सीएम से मिलने का जो पैरेलल अभियान केसीआर ने भी चलाया है और इस तरह से सीएम से पैरेलल मिलने का अभियान
खुद ममता बनर्जी चला चुकी है। तो अब नीतीश कुमार का जो ये विपक्षी एकता अभियान ताजा ताजा अभी आपके सामने में है, उससे पहले भी कई कोशिशें हो चुकी है और इन कोशिशों के बीच में आज की तारीख में सबसे बड़ा हार्डल केजरीवाल है। अगर केजरीवाल को 1 महीने से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समय नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो केजरीवाल की जो उनकी अपनी ये है उसको क्या वो पटना के गांधी मैदान में उस रैली में क्या उस चीज को एड्रेस करेंगे? बिल्कुल, ये सवाल जो है वो सब विपक्ष के पार्टियों के साथ में है, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है। कुछ एजेंडा जो उनके पॉकेट में है और कुछ एजेंडा जो केजरीवाल की तरह वो चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के उसको सामने ला रहे हैं। ठीक ठीक, लौटता हूं आपके पास। निखत अब्बास हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत निखत जी। आपसे ये सवाल कि जिस तरह से कि विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है, एक तो वहां से आपके लिए जिस तरह आपस में उनके विरोध हैं, उनकी आपस की दुविधा है, उनके आपस के अलग अलग एजेंडे हैं, वहां से भी आपको जरूर आपके लिए अच्छी खबर कही जा सकती है, अच्छे संकेत तो जरूर कहे जा सकते हैं। लेकिन आपकी जो अपनी कोशिश है एनडीए को जोड़ने की, हमने देखा बिहार की बात कर लें तो महागठबंधन से निकलकर जीतन राम मांझी आपकी तरफ आने वाले हैं शायद। तो बीजेपी की क्या कोशिश है, कैसे इस चीज को काउंटर करेगी विपक्षी एकता की कोशिशों को या ऐसे किसी महागठबंधन को? निखत जी देखिए 2019 में भी ना हमने सेम चीज देखी थी जी। कहीं ना कहीं इन विपक्षियों को आगाज पहले ही हो जाता है कि ये लोग बुरी तरह से हारने वाले और अरविंद केजरीवाल जी तो जैसे चिट्ठी मास्टर बन गए। दिल्ली का कोई काम इनसे होता नहीं है। 8 साल 8.5 सालों में कोई एक ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने वायदे करे थे जो निभाया हो। हर बार चिट्ठी लिख देते उठा के, कभी केंद्र सरकार को कि जी हमें एलजी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कभी एलजी को चिट्ठी लिख देते कि हमें केंद्र का सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब इन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी हैं विपक्षी दलों को कि आइए और मेरी डूबती हुई नैया को बचाइए। पर इन्होंने जो 2019 में तमाशा रचा था, जिसे हमने नाम दिया था महाठगबंधन, हमने क्या देश की जनता ने नाम दिया था महाठगबंधन, ये दोबारा इतिहास वही दोहरा रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं पहले ही आगाज हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास की गति तेज हुई है, जिस प्रकार काम हुआ है, जिस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, लोगों को जॉब्स मिली है, हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरी है। कोविड-19 में पूरे विश्व भर में हिंदुस्तान का नाम हुआ है क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीनेशन लोगों को फ्री दी है और हिंदुस्तान में 140 करोड़ की संख्या यानी डबल डोज सभी को फ्री मिली और कुछ लोगों को तो बूस्टर डोज भी फ्री मिली है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इन लोगों को डरा देता है। अब आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप लोग जब लीडरशिप में है, सरकार में, तो आप लोग इसे कैसे देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम जनता का विकास करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। और जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो सरकार देश के लिए काम कर रही है ना, उसे इधर उधर बगले झांकने की जरूरत नहीं है। बगले झांकने वाले इन जैसे लोग होते हैं जो आज एक दूसरे की खाली पीट रहे हैं। ठीक है, लेकिन राजनीति है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना नाम वो करा है जनता का विकास कर कर कि आज विश्व भर में हिंदुस्तान का नाम है। आज ही हाल की न्यूज़ आप लोग भी फ्लैश करें कि एलन मस्क ने कहा है कि आई एम अ बिग फैन। ठीक, वो बिल्कुल हमने देखा है। उद्योगपति अगर कह रहे हैं, बिग फैन, मोदी इज द बॉस, ये सब कुछ हमने देखा है, इतिहास रच रहा है। ठीक है, लौटता हूं नीति के साथ, लेकिन रणनीति की भी जरूरत पड़ेगी आपको चुनाव जीतने के लिए। मैं रुख करता हूं राहुल शर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी। हम ये सवाल उठा रहे हैं, दो बातें सबसे पहले हमें आप बताइए जरा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एमके स्टालिन से नीतीश जी को खुद मिलने के लिए जाना था लेकिन तेजस्वी जी को भेज दिया गया। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो काम नीतीश जी को करना था वो अब केजरीवाल जी करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी को चिट्ठी लिख रहे हैं। राहुल जी ने जो कल के मीटिंग के बारे में बोला, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना था किंतु स्वास्थ्य कारणवश वो नहीं जा पाए, लेकिन इस बात को यहाँ पे एक समझिए आप, नीतीश जी और तेजस्वी जी, एक जो महागठबंधन की अभी सरकार चल रही है बिहार में, ये दोनों साथ चल रहे हैं और इस साथ के चलने में तेजस्वी जी को भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी उनकी अहमियत है। तो इसलिए वो तेजस्वी जी गए, नीतीश जी नहीं जा पाए, ये कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, जो दूसरी बात आपने कहा केजरीवाल जी के बारे में, जब ये मीटिंग होगा 23 तारीख को, तो 23 तारीख को जो मीटिंग होगा, उस मीटिंग के दरमियान सारे लोग अपने, और जब बातें छन कर जब आएंगी तो बृहद रूप से
एक निकलेगा जिसमें इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो सभी विपक्षी दल एक आए हैं, उनको क्या रास्ता आगे बनेगा, कैसे ये मार्ग प्रशस्त होगा, ये सारी चीजें सामने आएंगी। उसके अलावा मैं एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो सारे पत्रकार बंधु बात कर रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं, बिहार एक ऐतिहासिक धरती है। ये लोकतंत्र की धरती है। 74 में जो आंदोलन हुआ था, ये उसकी धरती है। तो लोकतंत्र यहाँ के जन जन में, यहाँ के कण कण में बसा हुआ है। और इसलिए यह मीटिंग महत्वपूर्ण है कि जब सारे लोग बैठेंगे, यहाँ एक मंच पर आएंगे, एक टेबल पर, राउंड टेबल पर जब सारे लोग बैठेंगे तो सारे इश्यूज को समझ के, सारे इश्यूज को समझ के अब वो आगे, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है, कि जितने भी रहे हैं सारे किंतु परंतु का जवाब आने वाले चुनाव में आप सबों को मिलेगा। ठीक ठीक। दो सवाल आपकी चीजों से निकल रहे हैं। हालांकि मैं विनोद जी के पास चल रहा हूं, लेकिन एक बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का जिस तरह से हाल है पंचायत चुनाव में, उस पर आप लोग चुप हैं। दूसरी बात कि बिहार में ही आप एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जीतन राम मांझी वहां से निकलकर दूसरे खेमे में जा रहे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जो बात कही जा रही है, अभी जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चलिए वो स्वास्थ्य खराब था इसीलिए स्टालिन के पास नहीं जा पाए, और लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री के आने पर संशय बना हुआ है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं, कौन कौन से ऐसे दल हैं जो संशय वाली लिस्ट में है? विनोद जी, देखिए लाल जी, इस सवाल का कोई बहुत ऐसा नहीं लगता है कि कुछ जवाब हमें इस बात पे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में आपने देखा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समय में सीधे सीधे ये तय हो गया था। वो एक फ्लोर टेस्ट था, जिस फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के और बाइकॉट कॉल और जेडीयू के बाइकॉट कॉल के बावजूद आपने देखा कि 28 से ज़्यादा छोटी बड़ी पार्टियां उस समय में संसद भवन के उद्घाटन में बीजेपी के साथ आई थी, सरकार के साथ आई थी जी। तो ये बात तो उस दिन ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार का ये जो गठबंधन है उसका एकता का स्वरूप क्या होगा, ये तो उस दिन तय हो गया था। रही बात, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये जो अभी जेडीयू के प्रवक्ता बता रहे थे, लोकतंत्र बचाओ अभियान, ये जो स्लोगन दे रहे थे और 1974 की बात कह रहे थे और जेपी और संपूर्ण क्रांति की बात वो कह रहे थे, वो बात सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार का सपना भी यही है, वो जेपी पार्ट 2 और संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको पूछा जाएगा कि आज अगर यूपी दूसरे स्टेट में, जैसे कल पंजाब का ही आप ले लीजिए कि पंजाब में आप ये देखिए कि वहाँ असेंबली में आम आदमी पार्टी की सरकार रिजोल्यूशन लेके आती है और गवर्नर के सारे पावर को एक झटके में झटक के सीधे अब सीएम वहाँ चांसलर हो जाते हैं। उन पे कोई सवाल दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे वो संपूर्ण क्रांति के उस मूवमेंट के नीतीश कुमार को नायक को, लेकिन अध्यादेश के पश्चिम बंगाल कर चुकी है, तमिलनाडु कर चुकी है, केरल की सरकार कर चुकी है। तो इस सब चीजों के मामले में वहाँ संपूर्ण क्रांति का व्यवस्था परिवर्तन कहीं नजर नहीं आता जी। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल का एक अध्यादेश का मामला आता है कि उनके पावर को कर्टेल कर दिया गया है, अरविंद केजरीवाल एक स्टेट पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है, वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के मुख्यमंत्री है और वो इस तरह से लोगों के सामने में रखते हैं जैसे दिल्ली एक पूरा संपूर्ण राज्य हो। ठीक है, तो ये जो ब्लफ है राजनीति में, इसको आप कह सकते हैं कि आपको जो सूट जहां करता है वहां आपका लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। एक तरफ लोकतंत्र बचाने के लिए आप बीजेपी को हराने के लिए गठजोड़ बनाते हैं। ये आज की तारीख में मानने के लिए कौन तैयार होगा? बिल्कुल ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। निखत, आपका रुख करता हूं। निखत, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि देखिए यहाँ से लेकर के पूरी दुनिया में नेतृत्व को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नेतृत्व है, सब जगह स्वीकार्यता है, बड़ी स्वीकार्यता है, वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर के विपक्ष आपको घेरने की कोशिश करेगा, उन चीज़ों से निपटने की रणनीति क्या रहेगी? निखत, नहीं, विपक्ष हमें घेरने से पहले जो ये थाली में एक ही चट्टे बट्टे बन रहे हैं, पहले तो ये एक दूसरे को, जो इन्होंने जिस प्रकार एक दूसरे पर सवाल उठाते आए हैं इतने सालों से, मैं तो जानना चाहती हूँ कि उसको कैसे साफ करिएगा। नीतीश जी कभी कभी पूछते हैं ना, अरविंद केजरीवाल से 100 दफा ये पूछ चुके हैं चुनाव के वक्त, अरे आप बताइए आपने दिल्ली में क्या करा, उसके ऊपर क्या जवाब दीजिएगा। राजस्थान में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको जो मुआवजे मिलने थे, जो उनको आर्थिक व्यवस्था मिलनी थी, वो व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी दे नहीं पाई, तो वहां पर इन लोगों का गठबंधन कैसे हो गया और किस तरह ये लोग बातें करेंगे और अपनी सफाई में पेशनामा ये लोग पेश करेंगे।
कर्नाटक में जो स्थिति है आज, बंगाल में जो वहां पर हाय तौबा बची हुई है, खून की नदियां भाई जा रही हैं, उस पर एक दूसरे से सवाल पूछते आए हैं ये लोग, सिर्फ हम नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने थोड़ी ना सिर्फ पूछा है, ये पार्टी पे तो पूछ रहे थे। वहां पर अखिलेश जी ये एक दूसरे को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे नीतीश जी हो, जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार का बिहार में हो रहा है, जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार में हुआ था, उस पर ये लोग जो इतने एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, पहले वो तो साफ कर लें। ठीक है, आप अंतर्विरोध का जिक्र कर रही हैं। हमें 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ, जरूर। पहले तो जो इन्होंने एक दूसरे से सवाल पूछे हैं ना, उन सवालों की सफाई किस प्रकार जनता के बीच में जाकर देंगे, ये वहीं पर टूट जाएंगे। पहले वो बातें तो क्लियर हो जाए, फिर हम हटाएंगे। लौटता हूँ राहुल जी, जिस अंतर्विरोध का जिक्र हो रहा है, देखिए कांग्रेस वर्सेस केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वर्सेस ममता, तमाम तरह के ऐसे और भी बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। अखिलेश जी की शर्त है कि 80 के 80 ही लड़ेंगे, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में क्या उम्मीद करें हम लोग 23 जून को, क्या कुछ निकल कर आएगा वहां से? देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 23 तारीख को मीटिंग होगी और सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी। लेकिन जो विषय है कि अभी देश में स्थिति क्या है, लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं, संस्था को डेमोलिश किया गया है। यहाँ मणिपुर जल रहा है, लेकिन इनको बंगाल दिख रहा है, लेकिन मणिपुर नहीं दिख रहा है, जो पूरा राज्य आज वॉर के घेरे में चला गया है। इनको बगल में कर्नाटक में जो सरकार बनी है उसमें समस्या दिख रही है, लेकिन 40% सरकार चल रही थी, वो इनको नहीं दिखता। समस्या यहाँ ये आ रही है, सारे लोग मिलकर इन बृहद चीजों पे आगे आएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि जो सारे लोगों में जो भिन्न भिन्न मत है, ये भिन्न भिन्न मतों को एक जगह पे किया जाएगा और बिहार की ऐतिहासिक धरती इसमें एक पहलू जोड़े हम सब लोग उस चीज को देखेंगे भी। हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी जुड़ गए हैं कोलकाता से। प्रसेनजीत दा, आपसे वो अपडेट जरूर चाहूंगा। देखिए, हाईकोर्ट का फैसला आया कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती करो, उसमें रिव्यू पिटीशन, उसके बाद वहां से भी फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है, तो अब तैनाती हो रही है क्या कम से कम सेंट्रल फोर्सेस की? देखिए लालचंद, मैं थोड़ा सा तकनीकी कारण से इन बाकी लोगों ने क्या बोला उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो सज्जन अभी मणिपुर की बात बता रहे थे, मुझे लगता है कि वो कभी इंफॉल एयरपोर्ट में उतरे नहीं है। तो मणिपुर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कोलकाता में और हम जैसे लोग जो लोगों ने पिछले 35 सालों से नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं, उनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी, आपको जानकारी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से मैं जितना जुड़ा हुआ हूँ उतना आप जुड़े हुए नहीं होंगे, ये जानकारी आपको नहीं है। इसमें अपने दावे को, अपनी जानकारी के संवाददाता की तरफ बात कीजिए। राहुल जी, उनसे अपडेट लेने दीजिए जरा, बंगाल का अपडेट लेने दीजिए। हाँ, बोलिए। करेंगे संवाददाता की तरह बात करें। नहीं, बिल्कुल वो अपडेट वही दे रहे हैं राहुल जी, अपडेट वो वही दे रहे हैं, संवाददाता की तरह ही अपडेट दे रहे हैं। तो क्या मणिपुर में हालात सुधर गए? क्या अपडेट दे रहे हैं? मणिपुर में हालात सुधर गए? मणिपुर में सिविल वॉर की मणिपुर में हालात निश्चित तौर पर वहां पर चिंताजनक है। अपने पैसे मणिपुर में हालात चिंताजनक है और उसको लेकर के वहां सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप भी समझते हैं कि वहां मुद्दा क्या है, आप भी इस बात को समझते हैं। मुझे जरा फिलहाल पश्चिम बंगाल से अपडेट लेने दीजिए। राहुल जी आपके पास लौटूंगा, आप पश्चिम बंगाल से अपडेट लें। प्रसेनजीत दा, एक छोटी सी बात बता दूं कि हिंदुस्तान की जो तथाकथित लीडर ऑफ अपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी और पीएससी के चेयरमैन है, पिछले 24 घंटे वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। मुझे पता नहीं कि 23 तारीख की मीटिंग किस तरह से हो सकता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इसके जो तानाशाही के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी, मुझे पता नहीं पिछले 10-15 मिनट में अपनी आलोचना में ये हुआ कि नहीं, वो खुले आसमान में शतरंज लगा के बैठे हुए हैं, बोल के मुर्शिदाबाद जिला की एक जगह पे। और ये देश के अपोजिशन लीडर है और जो खड़गे साहब और राहुल गांधी जो भी जाएंगे 23 तारीख को, तो ये अधीर रंजन चौधरी के बारे में क्या बताएंगे मुझे पता नहीं। ठीक है, लाल साहब देखिए, ये बंगाल एक ही प्रदेश है जहाँ पे एक तरफ वाम मोर्चा है, जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस है, जहाँ पे एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है। जी बिल्कुल, तीनों की तीनों वहाँ पे पहुंच के, और इस बार ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, दुविधा और अंतर्विरोध अगर देखना हो तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही दिखाई पड़ रहा है ना।
बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, फिर कभी हम लोग इस चर्चा को और करेंगे। आज के लिए शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए, राहुल जी जुड़ने के लिए और निखत आपका भी जुड़ करके चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ये थी हमारी खास चर्चा कि किस तरह से कितने विरोध और कितना एजेंडा विपक्ष की इस बैठक को लेकर है। अभी वक्त है आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर हो रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, तो कांग्रेस जो है इस फैसले का विरोध कर रही है। जबकि हम आपको बताएंगे कि गीता प्रेस का क्या इतिहास रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का यह फैसला किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई भी दी। हालांकि इसमें एक बात है कि गीता प्रेस अपनी परंपरा के मुताबिक किसी भी सम्मान को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इस बार गीता प्रेस का जो बोर्ड है वो परंपरा तोड़कर पुरस्कार ग्रहण करेगा। गीता प्रेस की बोर्ड मीटिंग में तय हुआ है कि परंपरा को तोड़ते हुए पुरस्कार तो स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन धनराशि जो 1 करोड़ रुपए की है वो नहीं ली जाएगी। लेकिन पुरस्कार की घोषणा होने के बाद से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कई नेताओं ने इस पुरस्कार देने पर सवाल उठा दिया है। सबसे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना तो गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है। और फिर जयराम रमेश के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले पर सरकार पर धोखा करने का आरोप लगा दिया। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि गांधी शांति पुरस्कार का फैसला करने वाली कमेटी में मुझे तो बुलाया ही नहीं गया और फैसला कर लिया गया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को गीता प्रेस से ज्यादा भगवत गीता से दिक्कत है। कहा गीता प्रेस और गांधी के संबंध को जरा कांग्रेस जान ले कि महात्मा गांधी का क्या संबंध था। गीता प्रेस विश्व के बड़े प्रकाशकों में से शामिल है। 14 भाषाओं में करीब 42 लाख पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इनमें 16 करोड़ 21 लाख प्रतियां तो श्रीमद् भगवत गीता की ही शामिल की उन्होंने छापी हैं। तो आइए सुनते हैं कि इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है। गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने पर जिस प्रकार की अवांछनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, उसकी हम निंदा करते हैं। यहां विषय एक पुरस्कार नहीं है, विषय एक पब्लिशिंग हाउस नहीं है, विषय कांग्रेस की मानसिकता है। क्योंकि यह सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर के ही खिलाफ नहीं है, यह गीता के भी खिलाफ है। तो ये मुद्दा उठा है और इस मुद्दे पर हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत देवी दयाल अग्रवाल जी आपका डीडी न्यूज पर। हम सबसे पहले आपसे उसी बोर्ड के उसी फैसले के बारे में जानना चाहेंगे कि परंपरा नहीं रही है पुरस्कार लेने की, लेकिन बोर्ड ने यह फैसला किया है कि यह पुरस्कार तो लिया जाएगा लेकिन राशि नहीं ली जाएगी। बोर्ड का यह फैसला जो है, क्या कुछ इसमें चर्चा इस बोर्ड की बैठक में हुई? इस विषय पर यही कहना है, गीता प्रेस देखिए 100 वर्षों से अपने कार्य में लगा हुआ है और हमारे लाखों करोड़ों पाठक गीता प्रेस की सद्भावनाओं से सभी से जुड़े हुए हैं जी। हमारे प्रधान सेवक ने जो फैसला लिया है वो हमारे लाखों करोड़ों जो पाठक हैं उनके सम्मान में लिया गया है। अब उनके सम्मान में लिए हुए फैसले को सम्मानित करना हमारा दायित्व है, इसलिए हम इस पुरस्कार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके संबंधित जो धनराशि है उसके विषय में, क्योंकि गीता प्रेस का सिद्धांत रहा है कि अपनी व्यवस्था से अपने पैरों पर खड़ा होकर जो सस्ते से सस्ते मूल्य में चीजें अंतिम पायदान तक पड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से इस कार्य को किया गया है। और ये धनराशि न लेने में हमारा कोई अभिमान नहीं है, केवल सिद्धांत रूप में केवल ये
चर्चा की गई है जी, तो सिद्धांत रूप में केवल इसे अस्वीकार किया गया है। हम उस भावना को अच्छी तरह से समझते हैं और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बगैर किसी राजनीतिक विवाद के महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए गीता प्रेस कितना प्रिय था? जी, इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है कि महात्मा जी से गीता प्रेस के जो संस्थापक, जो आदि संपादक हमारी कल्याण पत्रिका के, उनके बड़े ही मधुर संबंध रहे हुए हैं। इसीलिए 1936 में कल्याण का प्रथम अंक जिस समय निकला, उसको लेकर हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गांधी जी के पास गए थे और उन्होंने इसमें बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की थी और अपने 2 सुझाव दिए। उन्हीं सुझावों पर आज 97 वर्ष बाद भी गीता प्रेस कायम है। अपनी किसी पुस्तक में, किसी पत्रिका में कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है एवं कोई समालोचना का शीर्षक हमारे किसी किताब में या किसी पत्रिका में नहीं है। ये सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था और बराबर उनके आर्टिकल जो गीता प्रेस की पत्रिका के लिए, कल्याण पत्रिका के लिए लिखते थे, हमारी पत्रिकाओं में बराबर छपते रहे हैं और बड़ा ही मधुर संबंध उनके साथ रहा हुआ है। किस तरह से चर्चा आई है ये हम लोगों की समझ से बाहर की बात है और हम लोग इस तरह की चर्चाओं पर कोई टिप्पणी करने से बचते रहे हैं या नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति से बिल्कुल बचना चाहिए। चलते चलते आपसे एक छोटा सा सवाल और कि इस समय गीता प्रेस जो है वो क्या कुछ उसकी भूमिका है, कितनी भाषाओं में, क्योंकि देश दुनिया में हम गीता प्रेस की पुस्तकों को बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जी, गीता प्रेस इस समय लगभग 92 करोड़ पुस्तकें छाप चुका है, जिसमें कल्याण के 16 करोड़ से ज्यादा अंक शामिल हैं जी, और 15 भाषाओं में 1800 से ज्यादा तरह की पुस्तकें गीता प्रेस प्रकाशित कर रहा है जी। और हमको बड़ा आश्चर्य इस समय इस बात का है कि पिछले 3-4 वर्षों में जी इस कदर गीता प्रेस की पुस्तकों की मांग बढ़ी है जी। ये हम लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। जबकि चर्चा ये हो रही थी कि मीडिया पर इतनी चीजें आ गई, सोशल मीडिया चल रहा है, सब चीजें मोबाइल पर मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद दिनों दिन मांग बढ़ती जा रही है और हम अभी आज की स्थिति हमारी ये है कि 60 से 70% से ज्यादा पुस्तकों की हम मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये आपके समर्पित कार्यों, गीता प्रेस के समर्पित कार्यों का ही नतीजा है जो कि अभी भी इस डिजिटल युग में इतनी मांग है। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार के लिए देवी दयाल अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगले खबर पंजाब से है, जहां पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्यपाल के अधिकारों में कटौती करते हुए एक अहम विधेयक पारित कर दिया है। तो पंजाब में राज्यपाल के अधिकारों में कटौती करने वाला विधेयक, दरअसल विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ही होंगे चांसलर, और अब वीसी की नियुक्ति में भी राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहेगी। पंजाब से पहले पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु भी इस तरह के विधेयक पारित कर चुके हैं और अब पंजाब ने भी इस विधेयक को पारित कर दिया। लेकिन इससे आगे की बात है, विधानसभा के अंदर राज्यपाल के खिलाफ सीएम मान की अभद्र टिप्पणी संसदीय मर्यादा को तार तार करती है और भगवंत मान ने कुछ ऐसा बोला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को वेला बैठे रहने वाला बता दिया और सदन में वाहवाही भी लूटी, यानी विधायकों ने भी खूब तालियां बजाई। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर तो केंद्र के अध्यादेश को अपने अधिकार की कटौती मानते हैं, लेकिन भगवंत मान की जो ये पहल है इसको सही ठहराते हैं। ये तो दोहरा मापदंड है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों के सम्मान को कम करने के लिए इसके लिए आड़े हाथों लिया है और चुग ने कहा कि यह सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही अपमान नहीं है, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान है। एक और मसला है कि दरबार साहिब में मुफ्त गुरबानी के प्रसारण को लेकर मान सरकार ने एक विधेयक पारित कर दिया है और भगवंत मान अब ये दावा कर रहे हैं कि ये फ्री सेवा होगी, लेकिन इसमें भी बड़ी विडंबना है कि दरबार साहिब की ये सेवा तो वर्षों से फ्री ही पहले से ही उपलब्ध थी, तो अब ये कौन सा विधेयक पारित कर रहे हैं फ्री के लिए। दरअसल सीएम भगवंत मान गुरुद्वारा प्रबंधन में अपनी भूमिका चाहते हैं, लेकिन एक स्वायत्त संस्था में राजनीतिक दखल क्या शोभनीय है, ये भी एक सवाल है।
तो सब कुछ जो है राजनीतिक दखल के लिए हो रहा है। सवाल लोगों के हैं कि फ्रीबी के नाम पर विकास कार्य तो ठप पड़े हुए हैं और सरकार का जवाब है कि केंद्र से पैसा ही नहीं मिलता। तो विधानसभा में मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी देते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का पैसा मोहल्ला क्लिनिक में क्यों लगा दिया। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी सरकार ने तो राज्यपाल के अधिकारों में जो कटौती की और विधेयक पारित किया, तो आइए सुनते हैं कि किसकी क्या प्रतिक्रिया रही। पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी भगवंत मान दी सरकार दा अज दा चांसलर वाला फैसला निंदनीय और गैर संविधानिक है, गैर कानूनी है। गवर्नर प्रदेश के अंदर संविधान दा मुखिया हुंदा है, रक्षक हुंदा है। गवर्नर नू बाहरी व्यक्ति कहना, गवर्नर नू बाहर दा बंदा कहना, एक भारत श्रेष्ठ भारत दी जिहड़ी सोच है कॉन्स्टिट्यूशन दी, है ओरा उल्लंघन है। यह संविधान का उल्लंघन है, यह संघीय ढांचे के विचार का उल्लंघन है, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दी और भारत की सोच का उल्लंघन है। संविधान के बिल्कुल विपरीत, गैर कानूनी, गैर संविधानिक, राष्ट्र विरोधी कदम है। तो ये बीजेपी जो गवर्नर है संविधानिक पोस्ट है और इस पोस्ट के ऊपर ਜਿਹੜਾ पिछले 70-75 साल सिस्टम बनया हुआ है, गवर्नर साहब ही यूनिवर्सिटी से चांसलर होंगे हैं। हुण पोजीशन ये हो रही है कि केजरीवाल साहब या भगवंत मान साहब ये चांसलर बनने फिरते हैं और उत्थों का जो सिस्टम है सारा बिगाड़ने फिरते हैं। तो ये तो राजनीतिक प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर। और प्रिंस मिश्रा चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रिंस, जिस तरह से पहले एक वीसी की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ कि वो योग्यता नहीं रखते थे फिर भी वीसी बना दिया, और अब ये विधेयक, ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड, दिल्ली में उनको अध्यादेश से आपत्ति है जबकि ये एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और वहां पर इस तरह से लाकर राज्यपाल के अधिकारों को कम कर रहे हैं। प्रिंस, देखिए लालचंद जी, ये जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तभी से ही भगवंत मान और जो राज्यपाल है उसके साथ हमेशा से इनकी नोकझोंक रही है, क्योंकि राज्यपाल हमेशा उनसे सवाल करते आए हैं कि आप बताइए कि भी किस चीज़ में आप कितना फंड खर्च कर रहे हैं आप, क्योंकि उनको हक है, अधिकार है राज्यपाल को अपने मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करने का। लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा से चाह रहे हैं कि कोई भी इंटरफेरेंस उनके कामकाज में या उनके सरकार के बीच में राज्यपाल ना करें, जो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर इंसान बैठा हुआ है, राज्यपाल है, जो कोई भी अगर व्यक्ति को दिक्कत आती है सरकार से तो राज्यपाल के पास ही मदद मांगने के लिए जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि भी हाँ, जो भी अगर राज्यपाल पूछता है तो उसको जवाब देना है। ऐसे में विधेयक को लेके आना और उसको पारित करवा देना, ये साफ दिखाता है कि कोई भी तरह का जो राज्यपाल का इंटरफेरेंस है जो है पंजाब में जो है भगवंत मान की सरकार नहीं चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जोड़ने के लिए इस खबर पर। और इसके साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।